जो आदमी फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत चेंज लाती हैं, बहुत अपने आप हमारी ज़िंदगी को चेंज करती हैं। ये नया दौर गुजर रहा था, तो मैंने कहा बेस्ट है यहाँ से निकल चलो और ऐसी जगह जाओ जहाँ पर मैं ऐसी भाषा में काम करूँ जिसमें मैं सोचता नहीं। आप जो ढूँढना चाहते हो वो आपको मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पिताजी अंग्रेजी में मेरी किताब बेस्ट सेलर हो गई है, आप क्या कहते हो? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। जैसे कबर्ड्स हमारे भरे पड़े रहते हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी जो है वो भरा पड़ा रहता है 50,000 चीज़ों से। तो सीखने, ज़िंदगी से जूझने का, ज़िंदगी को जीने का एक नया अंदाज़ दे दिया। यही तो माँ और बाप की ख़ासियत होती है। वो कितनी परेशानी में हो, बच्चों को नहीं बताना चाहते कि हम तुमको छोटा महसूस कराना चाहते हैं या क्या कर रहे हो। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का सबसे चमकीला प्रोग्राम है जिसका नाम है किताब वाला। इसमें अपने नाम किताब पढ़ते हैं और फिर ऑथर से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो आए और किताब को लिखने के दौरान और किताब में जो वर्णित विषय हैं उनके बारे में हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को बताएं। किताब वाला में आज की मेहमान हैं मशहूर आंटी दुलारी के बेटे और एक्टर भी अनुपम खेर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या बात है सौरभ, इससे बेटर इंट्रोडक्शन मेरा क्या हो सकता था। उनकी तो स्मृति को प्रणाम। हाँ, तो मैं अभी उनसे मिलकर आया और जी। उनको मैंने कहा कि थोड़ा मैंने कैमरा जैसे निकाला, हालांकि मैंने मोबाइल फोन करने के ना उसने कहा खबरदार जो मेरी तरफ कैमरे का इशारा किया। तो ओके। अच्छा लगा मुझे आपका इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि ये बात दुलारी आंटी को कितनी पता है कि वो कितने लाख लोगों की जिंदगी में मुस्कान लाने की वजह बनती है, खासतौर पर लॉकडाउन के दौरान उनको देखना, उनको डिस्कवर करना। और एक हम लोग की बचपन की मेमोरी थी कि अच्छा अनुपम खेर वो हैं जो कभी विलेन के रोल करते हैं, कभी फनी रोल करते हैं। फिर बड़े हुए तो समझ में आया कि फनी रोल में कुछ स्क्रिप्ट राइटर का हाथ होता है, कुछ परफॉर्मर का हाथ होता है। लेकिन दुलारी आंटी का जो एक्सटेम्पोर विट है एंड द वे शी कनेक्ट्स, और वो मूडी भी खूब है। बहुत 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 रियल है, वो हर माँ की तरह रियल है मुझे लगता है। और मैं आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उनको बल्कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो कितनी पॉपुलर हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ अब तो मैं उनकी पॉपुलैरिटी की खाता हूँ। मुझे अगर नाम नहीं भी लेना होता या कुछ नहीं भी जिक्र करना होता तो मैं दुलारी का नाम ले लेता हूँ। और वो जुड़ी हैं। आई थिंक मेरा ये प्रयास नहीं था शुरुआत में, तो मैंने जब इनका ऐसे एक दो बार वीडियो बनाए थे तो जी। मुझे लगा कि चलो मेरे सोशल मीडिया में एक नए किस्म का वीडियो आ रहा है। जी। मगर जब लोगों का रिएक्शन आना, और अब तो क्या है कि वेट करते हैं लोग और कहते हैं कि इसने हमें भी अपने माँ बाप से जुड़ाया है कहीं, तो वो मुझे एक उपलब्धि की भावना देता है। अनुपम जी, आपने अपने पिताजी का जिक्र किया आज। अ, उनका आप जब एक्नॉलेजमेंट्स लिख रहे थे तब आपने जिक्र किया, फेल्योर इज एन इवेंट नेवर अ पर्सन, माय हम्म, फादर पुष्करनाथ द इटर्नल ऑप्टिमिस्ट टॉट मी अ बिग लेसन। हम्म। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों से अपने पिता के हवाले से मिली इस सीख के बारे में कुछ और विस्तार से बात करें। ओहो, तो ये तो पूरा हमारा चैप्टर ही पिताजी पे हो जाएगा, बिकॉज पिताजी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे। बिल्कुल कभी फादर की तरह उन्होंने ना कभी बिहेव किया था, इसलिए इनफैक्ट जो मैंने कैरेक्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में किया था, जी। जी। फेलियर सेलिब्रेट करने वाला, वो मेरे पिताजी पर ही आधारित था। तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए, किस्से हुए जिन्होंने इस बात का प्रूफ कराया कि अगर फादर इस तरह के हों तो फिर आदमी को फेलियर से डर नहीं लगता है। मतलब अगर एक 15-16 साल के बेटे को उसके पिताजी बता दें कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी जब वो मिड 50s में शिमला में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। और हम जी। 14 लोग थे, एक बड़े से परिवार वाले एक छोटे से कमरे में रहते थे। और मेरे फादर सुबह 7:30-8 बजे निकल जाते थे। उनका ऑफिस जो था वो कुछ 15 किलोमीटर दूर था, पैदल जाते थे 1 डेढ़ घंटा, फिर वहां से पैदल आते थे। उनकी बड़ी मोनोटोनस लाइफ थी।
मगर उनका जिंदगी का अंदाज बड़ा मजेदार था। मुझे 2-3 किस्से तो बड़े अच्छी तरह याद हैं, ये दोनों मैं आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों को, आपके पाठकों को पता लग जाए कि जी, प्लीज। फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। तो मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तो मैं उनके पास अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर गया था, वो साइन करवानी होती थी पेरेंट्स से। जी, जी। आपने भी कराई होगी और आपके चाहने वालों ने भी कराई होगी। और वो अगर आपने अच्छा किया तो आप बड़े फक्र के साथ जाते थे, अगर अच्छा नहीं किया तो आपको थोड़ा डर लगता था। मेरी माँ जो थे बड़ी स्ट्रिक्ट थी उन दिनों, दुलारी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बिकॉज मेरे फादर के पास टाइम नहीं था हमारी तरफ ध्यान देने का। जी। और वो थोड़े लीनियंट भी थे, क्योंकि बाप जब बाहर इतनी देर रहता है तो वो अपने बच्चों के साथ पॉपुलर होना चाहता है। मदर मेरी स्ट्रिक्ट थी, तो मैंने कहा इनको मदर से तो नहीं साइन कराऊंगा, तो पिताजी से साइन करा दो। तो पिताजी ने मेरा जब रिपोर्ट कार्ड देखा तो बोले तुम 59th आए हो क्लास में? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले तो स्टूडेंट कितने क्लास में? मैंने कहा ये 60। अब मुझे लगा कि अब मुझे लेक्चर देंगे और अब मुझे ये बहुत कुछ बोलेंगे, मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। तो फिर उन थोड़ा सोचने के बाद बोलते हैं कि यार एक बात तो है कि जो आदमी फर्स्ट आता है ना, उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि वो सेकंड भी आता है तो लगता है कि वो डिमोट हो गया। लेकिन जो 59th आया वो कभी भी 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 28th आ सकता है, 19 आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। और ये उन्होंने साइन कर। मुझे लगा ये सरकास्टिक है, क्या बोल रहे हैं? कहते नहीं मैं आना ना, इससे तो तेरा प्रमोशन होगा ना, तो हम्म। करना, कोशिश करो। तो मैं नेक्स्ट टाइम 34th आया था क्लास में, तो बड़े खुश हुए थे। तो ये बात उन्होंने जब बोली उसके बाद बोले थे कि मैंने कहीं पढ़ा या सुना है कि फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। मगर इससे जो बहुत ज्यादा बड़ी जिसे कहते हैं ना एपिक स्टोरी जो है, वो है मेरी 10th स्टैंडर्ड की। जी। 10th स्टैंडर्ड में दो पहलू थे कहानी के। एक तो ये है कि हम 14 लोग रहते थे, तो हम 6 महीने में एक बार, मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई राजू, हम चारों मिलकर एक 6 महीने में एक बार शिमला में माल रोड पर एक अल्फा रेस्टोरेंट है, जी। बड़ा, जैसे वोल्गा है, क्वालिटीज है, उस तरह का उसका नाम था शिमला में, थोड़ा महंगा था। तो हम 6 महीने में एक बार चारों लोग वहां पर बैठते थे 1 घंटे के लिए। हमारा फिक्स्ड मेन्यू होता था, पिताजी का टिप भी फिक्स होता था। हम मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगवाते थे, और पिताजी जब बिल आता था तो 50 पैसे टिप रख देते थे। अभी 2 महीने पहले ही हम अल्फा में जाके गए थे, तो अभी मुझे पता था कि 4 महीने बाद जाना है। और मेरा 10वीं में शिमला में बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपका एग्जाम दे दिया है तो आपको 11वीं कक्षा में बिठा दिया जाता था, और 2 महीने बाद रिजल्ट आता था, और अगर आप फेल हो गए तो आपको वापस 10वीं कक्षा में बिठा दिया जाता था। 11वीं कक्षा में 2 महीने बैठने था। तो वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था। तो एक दिन मैं 11th स्टैंडर्ड में बैठा था, तो पिताजी आए 3 बजे के करीब स्कूल में और बोले कि चल छुट्टी कर ले आज। अच्छी बात है, पिताजी छुट्टी करने को कह रहे हैं, स्कूल से भगा रहे हैं। तो मैं निकल पड़ा उनसे। तो रिज मैदान पे आके उन्होंने पूछा कहाँ चलेगा चाय वाय पीने। तो मैंने सोचा कि अल्फा तो बोल नहीं सकता, तो वहां तो 4 महीने बाद जाना है, अभी 2 महीने पहले गए थे। तो मैंने कहा नथु स्वीट्स चलते हैं। तो उन्होंने कहा अल्फा चलेगा? मैंने कहा हाँ, अभी कैसे? कहते नहीं चल चल। वहां गए तो मुझे लगा अभी अपने लिए भी चाय या कॉफी मंगवाएंगे या मेरे लिए भी, ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। मगर मैं बड़ा अचरज हो गया मुझे कि उन्होंने मेरे लिए भी पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा और एस्प्रेसो कॉफी और अपने लिए भी मंगवाई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आपकी प्रमोशन हुई है या आपका लॉटरी लगी है? तो उन्होंने नहीं, खा ले खा ले। फिर जब बिल आया तो उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया टिप रखा। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा आप पापा बताइए कि आप हुआ क्या है? कहते हैं मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया है। मैंने कहा फेल हो गया हूँ? तो ये क्या कर रहे हो आप, पार्टी दे रहे हो? कहते हाँ, मैं चाहता हूँ तू कभी फेलियर से डरे नहीं, और जिंदगी में कभी फेल हो जाए तो तू मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफी मंगा सकता है। डर मत, फेलियर इज एन इवेंट नेवर ए पर्सन। वाह। उस दिन मैंने अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझा। नॉट दैट इस हादसे के बाद में कभी फर्स्ट आया या सेकंड आया, आया मैं उतना ही होता 38%। बट उसने, उस सीख ने जिंदगी से जूझने का, जिंदगी को जीने का एक नया अंदाज दे दिया। और मैं आशावादी हूँ। और अगर आशावादी आदमी फेलियर से ना डरे तो ये तो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, वो कभी हारता ही नहीं। तो ये मेरे पिताजी का योगदान था। उनके बहुत सारे योगदान थे। मेरे पिताजी मेरे बेस्ट फ्रेंड होते, वो हमेशा कंधे पे हाथ रख के बात करते थे, चलते थे जैसे दोस्त चलते हैं ना,
कंधे पर हाथ रख के ऐसे निकल जाते थे। और उनका सेंस ऑफ वंडर कमाल था। उनको लगता था मेरा बेटा बन गया है, तो मैं फैन्स के साथ भी फोटो खिंचाता था तो उनमें उसमें खड़े हो जाते थे पीछे। वो बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के फनी इंसान थे। वो ट्रेन में ट्रैवल करते थे, उनको फ्लाइट में ट्रैवल करने में अच्छा नहीं लगता था। कहता अच्छा। ये बड़े इंटरेस्टिंग बात बोलते थे, ये बीच में रुक जाता है जहाज़। क्या होता है कि बिकॉज़ आसमान होता है नीला अगर, तो वो पता नहीं लगता है। ये ठीक नहीं है, और वैसे भी थोड़ा नर्वस महसूस करते। ट्रेन में जा रहे होते थे तो वो ज़रूरी है कि वो जो बैठे होते थे उनके साथ उनको बोलते होंगे कि मैं अनुपम खेर का पिता हूँ। हुँ। वो लोग कहते थे चलो ऐसे बैठ, अगर तू उनका पिता है तो ट्रेन में क्यों जा रहा होगा? तो मुझे रात को 2-2 ढाई बजे उनका फ़ोन आता था कि भाई मैं इस ट्रेन में आ रहा हूँ बॉम्बे, ये यकीन नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो मुझे फिर नींद में उनसे बात करनी पड़ती थी उन लोगों से। और कभी-कभी तो वो और भी कोई लोग फिरकी लेने आते कहते हैं हमें ये तो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा अनुपम खेर है, डायलॉग सुनाओ। अब मैं रात को ढाई बजे बोल रहा हूँ, प्रणाम विष्णु प्रताप सिंह, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। तो ही वॉज अ वेरी वेरी सिंपल इनोसेंट मैन। मेरे सारे दोस्तों के हमने उनकी जो चौथा हमने मनाया बड़े डिफरेंट तरीके से। आज के दिन उनकी मृत्यु को 9 साल हो गए हैं। तो हमने उनकी लाइफ सेलिब्रेट की थी, उनकी मृत्यु पर दुख नहीं प्रकट किया। तो हमने अपनी माँ से बोला, मैंने अपनी माँ से बोला कि मैं कुछ अलग तरीके से उनका ये प्रेयर सेरेमनी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जो तुमको ठीक लगे। तो मैंने और मेरे भाई ने सबको मैसेजेस भेजे, एसएमएस, कि आप इस चौथा सेरेमनी में कलर कपड़े पहन के आओ, कोई व्हाइट कपड़ा नहीं पहनेगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर देयर, और मुस्कुराते हुए आइए, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फादर्स लाइफ, नॉट मोर्निंग हिज डेथ। और हमने रॉक बैंड बुलाया था। ओके। तो रॉक बैंड जो था उनके गानों के रीमिक्स बजा रहा था, क्योंकि मेरे फादर के जितने भी गाने थे वो बड़े स्लो थे और दुखी थे। उनका फेवरेट गाना था दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं वहां नहीं रहना। और इस तरह के गाने थे तो उसका बजाया। और मैंने उनकी लाइफ की जितने भी फनी इंसिडेंट थे वो सारी दुनिया को सुनाए। और सब कलर कपड़ों में बैठे थे और हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। मगर उस दिन रात को मेरी माँ और मेरे पिता 59 ईयर्स तक मैरिड थे। 59 साल। 59 साल जब कोई शादीशुदा होता है तो वो ना केवल अपना पति खोता है या पत्नी खोती है, वो अपना एक अंग खोता है, एक पार्टनर खोता है, एक दोस्त खोता है। ट्रू। चाहते थे कि मेरी मदर अब जितने भी साल हैं वो इस बात से रहें कि ऑफ कोर्स पिताजी की कमी तो महसूस होगी मगर उनको कुछ लगना चाहिए। तो उस दिन रात को उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि मैंने शादी तो एक ऑर्डिनरी मैन से की थी मगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था, ये तूने मुझे आज महसूस करा दिया। सो दैट्स व्हाई आज जो मैंने पोएम डाली है, तो ये मेरे पिताजी का योगदान रहा है मेरी लाइफ में। बड़े चिल्ड किस्म के, रिलैक्स किस्म के लोग कमाल है। थे। जो किताब का शीर्षक है अनुपम जी, योर बेस्ट डे इज टुडे, जिसे हे हाउस ने छापा है, इसकी 499 रुपए हार्डबाउंड की कीमत है। वो किताब आपने अपनी माता जी को, फॉर माई मदर दुलारी, हु व्हाइल ड्रॉपिंग मी टू प्राइमरी स्कूल रिपीटेड एवरी मॉर्निंग, योर बेस्ट डे इज टुडे। आंटी तो हिंदी में बोलती होंगी ये बात, या कश्मीरी में बोली, कश्मीरी में? कैसे बोलती थी? चोन अजुक दोषु सारने को जान, तुम्हारा आज का दिन सबसे बेटर। क्या था कि वो हम प्राइमरी हिंदी मीडियम स्कूल में जाते थे। हम्म। और हमारे स्कूल का नाम भी फागली स्कूल था। फागली उस लोकेलिटी का नाम था। ओके। जैसे किसी स्कूल का नाम दरियागंज स्कूल रखते हैं, हाँ हाँ। यू नो, साउथ एक्सटेंशन स्कूल रखते हैं, वैसे ही फागली स्कूल था। जी और हमारे घर से कोई 10 मिनट की दूरी पर था पैदल। जी। तो हम जब गेट के पास हमें छोड़ती थी और बोलती थी कि चोन अजुक देशु सारने को जान, हम्म। ये जब हम किताब लिख चुका था तो मैं सोच रहा था इसका टाइटल क्या रखें। तो मुझे ये किस्सा याद आया था। तो हमको लगता था मेरे और मेरे छोटे भाई को कि माँ ने बोल दिया कि आज का दिन तेरा बेस्ट है, तो फिर हम पास हों फेल हों खेल कूद में आगे बढ़े या नहीं बढ़े, पर हमारा डे बेस्ट है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये, और चूंकि किताब भी पेंडेमिक के बारे में है, किताब भी लॉकडाउन के बारे में है, और मेरी माँ को कोविड हुआ था और वो सब पूरा था, तो आई जी थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग टू डेडिकेट दिस बुक। मेरी किताब, पहली किताब मैंने मेरे दादाजी को डेडिकेट की थी, क्योंकि उनकी एक लाइन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी बॉम्बे में। बॉम्बे में मैं बहुत स्ट्रगल करता था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह रहा था। तो एक दिन मैंने दादाजी को खत लिखा कि क्या फ़ायदा मेरे यहाँ पर जीने, रहने का, लैक ऑफ डिग्निटी है, काम मिल नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ।
मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं लखनऊ चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, शिमला चला जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे इनलैंड लेटर लिखा था और उसमें एक लाइन लिखी थी कि भाई तूने इतनी मेहनत की है, रुक जा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है तुझे, थोड़ी देर और रुक जा, और याद रख भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है वो जिंदगी में बहुत चेंज लाती हैं, बहुत अपने हमारी जिंदगी को चेंज करती हैं। तो यही ये किताब का जो डेडिकेशन है वो मेरी माँ से मिला, योर बेस्ट डेज टुडे, और खासकर पैंडेमिक में तो इस बात का एहसास हो गया कि हमें आज का दिन ही बेस्ट बनाना है। आप किताब के बिल्कुल उत्तरार्ध में एक चैप्टर भी है, लिविंग इन द प्रेजेंट, जिसमें आप माइंडफुलनेस की बात करते हैं। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट के जॉन कैबट-जिन को भी कोट किया है कि माइंडफुलनेस क्या है, और वो मुझे लगा कि एक किताब शुरू में आंटी की जिस बात से शुरू होती है और एक वृत्त पूरा होता है, वहीं पर पहुंचती है फिर कि इन सारी बातों का सत्य क्या है। हाउ डू यू एक्सप्लेन माइंडफुलनेस, मतलब आपका अपना उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर किसी को बिल्कुल रेशा रेशा खोल के समझाना हो तो? वो इंटरप्रिटेशन वो जिस समय लिख रहा था, तो बिकॉज क्या हुआ था, जब मैं 20 मार्च 2020 को न्यूयॉर्क से बॉम्बे आया था, तो न्यूयॉर्क में जब लोग डरे हुए लग रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये फॉरेन में जो है लोग पैरानॉइड हो जाते हैं आसानी से, और वरना मैं एयर इंडिया से आऊं और मेरे साथ लोग सेल्फी ना खिंचाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी तो एयर इंडिया से आने का भी दिल इसलिए करता है कि लोग पहचाने। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने चेहरे को उसके पीछे छुपा के रखता है, डार्क ग्लासेस के पीछे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ बन गया हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे फोटो खींच रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझसे कहते हैं हमने आपकी ये फिल्म देखी थी। पर जब मैं बॉम्बे पहुंचा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर, तो मुझे यहाँ पर भी लोगों का वैसा ही एटमॉस्फेयर लगा, तो मैं थोड़ा सा फिर घबरा गया। तो दैट इज हाउ द बुक स्टार्टेड। जब आदमी इंसान डरा, मैं जब एज एन एक्टर, जब मुझे लगता है कि कोई डिफिकल्ट सीन है या कोई लंबा मेरा डायलॉग है थिएटर का, तो मैं लिख लेता हूँ उसको। तो ये किताब मेरा आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी 1 साल पहले मेरी वो आत्मकथा आई थी, लेसन्स लाइफ टॉट मी नोइंगली अननोइंगली। तो मैं सोचा कि क्या करूं मैं, और मेरे दोस्त अनिल कपूर ने बोल दिया था मुझे 14 दिन मिलना नहीं क्वारंटीन करने के बाद। मेरा खुद का बेटा जो कमरे में ही रह रहा था, मेरे घर में ही रह रहा था, उसने भी इतना सा दरवाजा खोला और ऐसे बोला, डैड विल सी यू लेटर। तो वेयर डू आई गेट ऑप्टिमिज्म फ्रॉम, बिकॉज और मैंने कभी छुट्टी ली नहीं थी कभी 36 सालों में जी। That is how the chapters have come out. That's how I started writing. और मैं डिक्टाफोन पे पहले लिखता था, मतलब बोलता हूँ डिक्टाफोन में, बोले ये मेरे थॉट्स हैं, ये थॉट्स हैं, मैं उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करता था। तो माइंडफुलनेस की जो पूरी सिचुएशन है वो यही है कि हम क्लटर कितना करते हैं, इसमें एक चैप्टर है डिक्लटर भी। यस। तो हाउ डू यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम दैट, यू हैव टू कम टू जीरो, यू हैव टू क्लीन योर स्लेट। जैसे कबर्ड्स हमारे भरे पड़े रहते हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी जो है वो भरा पड़ा रहता है 50,000 चीजों से। आप अभी अब ये तो वार्तालाप हम कर रहे हैं, इसलिए अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी परेशानियां भूल गए हैं, मैं अपनी सिचुएशन भूल गया हूं, तो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो हाउ डू यू क्रिएट अ माइंड which needs to have whatever is important to you is by cleaning the mind first. We are running fast nowhere in life. हम इससे पहले हम अपनी प्लान कर रहे थे छुट्टियां, कोई बैंकॉक जाना चाहता है, कोई काठमांडू जाना चाहता है, कोई कहीं भी जाना चाहता है। तो वेयर डू यू फाइंड अ पाथ वेयर यू विल लिव स्लोली और वॉक स्लोली इंस्टेड ऑफ रनिंग फास्ट नोवेयर। मैं हमेशा कहता हूं इस किताब के जरिए कि इस किताब से हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमें 3 ही चीजों की जरूरत पड़ती है इन लाइफ। इस पैंडेमिक ने और इस लॉकडाउन ने हमें समझाया। नंबर 1 कि हम हमेशा ऐसी स्थिति में अपने घर वालों के पास होना चाहते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बीवी बच्चे, या जो भी हम जिनसे प्यार करते हैं। नंबर 2, हमें एसेंशियल कमोडिटीज चाहिए, हमको खाना चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े की चाहिए, लिटरली 2 जोड़ी, और तीसरा वाईफाई चलना चाहिए। बाकी सब तो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट हो गया ना। तो दीज आर द वेरियस वेज ऑफ लुकिंग, और ये तभी हो सकता है जब सामूहिक रूप से पूरा वर्ल्ड उस सिचुएशन में आ गया। So these are the various thoughts that kept coming on me into my mind. ओके।
आपने जैसे बताया, किताब का स्ट्रक्चर भी मैं दर्शकों को बता दूं वैसे ही है कि आप लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद जो जो चीजें दिमाग में आ रही हैं, घर परिवार के स्तर पर हो रही हैं या दुनिया के स्तर पर, उसके बारे में रिफ्लेक्शंस आते हैं। चाहे वो दुलारी आंटी का बीमार पड़ना हो कोविड से, या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत, इस तरह की तमाम घटनाओं का जिक्र आता है। और उसी क्रम में आप वेल्श पोएट W.H. डेविस का जिक्र भी करते हैं। व्हाट इज दिस लाइफ इन फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सबसे पहले इस किताब के जरिए हमारे जहन में, हमारे दिमाग के आकाश में न्यूयॉर्क दाखिल होता है। वहां पर आप एक NBC की सीरीज कर रहे थे, न्यू एम्स्टर्डम। थोड़ा सा अगर आपको विषयांतर न लगे, आप हमारे दर्शकों को इस सीरीज के बारे में बताएं, खासतौर पर जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा, खासतौर पर पैंडेमिक के दौरान मेरी कई व्यूअर से बात हुई, उन्होंने कहा हम बहुत नई चीजें एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। मतलब वी गॉट दैट पॉज, दैट नेसेसरी पॉज। और कई अच्छा ऐसा कंटेंट भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जो विदेशी भाषाओं में बन रहा है, अंग्रेजी समेत। सो व्हाट्स द प्लॉट ऑफ दिस सीरीज एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका अनुभव कैसा था? बहुत लंबी यात्रा रही, मतलब और बहुत इंस्पायरिंग भी कि शिमला के अ, उस कमरे से और उस रेस्तरां से कि तू फेल हो गया है, फिर NSD, फिर मुंबई में से दादाजी को कॉल, और फिर अब, आई मीन, बहुत ही क्लीशे लैंग्वेज में कहूँ तो यू हैव अराइव्ड, नॉट दैट जस्ट नाउ बट इन डेकेड्स। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो मुझे सौरभ पिछले 5-7 साल से ना मेरे मेरे को लोग रेफर करने लगे थे थेस्पियन लेजेंड वेटरन, जो मुझे घबराहट हो रही थी सुन सुन के। क्योंकि जब आदमी को इस तरह से रेफर करें तो उसका मतलब ये होता है कि इन्होंने बहुत साल काम किया है। कैसा काम किया वो तो बात की बात है। तो ये उपाधियां जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आदर भाव आता है मन में। लेकिन उसका भी रुझान होता है कि इसके बाद इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दें और फिर इनको हम रिटायर कर दें। और मेरा कोई रिटायर होने तक का अभी को मतलब दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को री इन्वेंट करूं। यहाँ पर जो भी है, अरे यार 500 फिल्में कर चुके हैं, अभी इनके बारे में सोचो। एक्टर्स भी, जो प्रोडक्शन हाउसेस भी सोच बैठते होंगे, सोचते होंगे इस रोल में अनुपम खेर, अरे नहीं यार बहुत फिल्मों में आ चुका है, ये नया दौर गुजर रहा था। तो मैंने कहा बेस्ट है यहाँ से निकल चलो और ऐसी जगह जाओ जहां पर मैं ऐसी भाषा में काम करूं जिसमें मैं सोचता नहीं। तब मेरे पास ये न्यू एम्स्टर्डम सीरीज का प्रपोजल आया। न्यू एम्स्टर्डम एक हॉस्पिटल का नाम है जिसमें 6 डॉक्टर्स हैं जो डिसफंक्शनल हैं अपनी अपनी लाइफ में। उसमें से एक डॉक्टर है डॉक्टर विजय कपूर, जो न्यूरोलॉजिस्ट है। और इन 6 लोगों की कहानी है। ये अलग तरीके से जो हैं इलाज करते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से भी करते हैं, ये कंपैशन तरीके से भी करते हैं, डाइवर्स तरीके से भी करते हैं। और 2 साल में ये सीरीज बहुत पॉपुलर हो गया। और न्यूयॉर्क की सड़कों पर मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पहले जहां पर मुझे डॉक्टर डैंग या देवधर काका या स्पेशल 26 का कैरेक्टर या बीबी प्रधान और सारांश ऐसे करके बुलाते थे, मेरे को अंग्रेजों ने भी, अमेरिकन ने भी बोलना शुरू कर दिया, डॉक्टर कपूर इज गोइंग देयर, डॉक्टर कपूर वी लव योर सीरीज। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसमें बहुत सारी हिंदुस्तानी चीजें जोड़ी। मैं सबको नमस्ते करता था सीरीज में। मैंने कोई एक्सेंट नहीं डाला उसमें हिंदुस्तानी, जिस तरह के आमतौर पर उस तरह हिंदुस्तान बाहर के सीरीज में डाला जाता है। मैंने हनुमान चालीसा डाली, मतलब अपना कल्चर लेके मैं आया जैसा कि आमतौर पर होता है। तो अब मैं 2 साल का काम कर चुके यहाँ आ चुका था, यहाँ 8 महीने में रह चुका था। और उसके बाद जब मैं दोबारा गया तो मुझे न्यूयॉर्क सेम नहीं लगा, तो फिर मैं यहाँ आ गया। तो जब हम इसकी शूटिंग कर रहे थे, 18वां एपिसोड जो था सीजन 2 का, वो पेंडेमिक था। उसका नाम ही पेंडेमिक था, क्योंकि पेंडेमिक हुआ नहीं था तब। ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, डिक्लेयर नहीं हुआ था, ना कुछ किसी को पता था। और उसमें डॉक्टर कपूर को वायरस होता है। फिर जब ये शुरू हो गया तो क्योंकि हम रियल हॉस्पिटल में शूट करते थे, तो धीरे धीरे एक्टर्स के, डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के मन में एक घबराहट नजर आई मुझे। तो पता लगा कि पेंडेमिक वर्ड होता है। मुझे तो पेंडेमिक वर्ड ही नहीं पता, एपिडेमिक पता था, पेंडेमिक नहीं पता था। फिर ये वहां से निकल के जब हम आए, तो इसलिए न्यूयॉर्क का पूरा जिक्र है किताब में, उस समय क्या हाल था, फिर वहां से चाइना में कैसे पता लगा, वुहान में कैसे, क्या वो एक वीडियो आया था जिसमें एक जर्नलिस्ट पूरे वुहान को दिखा रहा है खाली पड़ा हुआ है।
फिर यहाँ आने का बेसिकली इट्स अ क्रमानुसार मेरा पूरा महसूस करना, और चूंकि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोग इसके साथ आइडेंटिफाई करने लगे। आप जब ये सब बता रहे थे तो मुझे वो सुबह झलक गई जब आप अपनी वॉक के लिए जा रहे हैं और एलिवेटर में अचानक से एक आदमी रोने लगता है। यस, वो चाइनीज आदमी था, वो रोने लगा। उसका कोई था रिश्तेदार जिसको टेंशन हो गई थी। वो इट वाज वेरी फ्राइटनिंग, बिकॉज आमतौर पे वहां पर लोग ज्यादा एक्सप्रेस करने वाले नहीं होते हैं। वो बड़े अपने अपने भावनाओं को रोक के रखते हैं, और वो रोने लग गया था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये तो कुछ ज्यादा सीरियस है मामला, क्योंकि तब तक हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि मेरे दोस्त मुझे बोलते थे तू वापस आ जा। अनिल कपूर बार-बार क्या कहते थे फ़ोन पे? अरे बार बार मेरे को बोलते थे आजा, लास्ट फ्लाइट निकलने वाली है वहां से। फिर उसने मुझे एक दिन बोला भाई तू अगर परसों तक नहीं आया तो लास्ट फ्लाइट है वो। फिर मैंने अपने काउंसिल जनरल से फोन करके मिस्टर संदीप चक्रवर्ती से पूछा कि क्या वाकई, तो मेरी जो फ्लाइट थी वो सेकंड लास्ट फ्लाइट थी। फिर मैं आ गया। अभी तो क्या, अभी सब कुछ खुल चुका है तो हम अपने शायद डर को भूल जाते हैं। आदमी की, इंसान की याददाश्त बहुत कम होती है। मगर अगर हम आज से 8-9 महीने पहले चले जाएं तो जो माहौल था वो बहुत ही डरावना था। यस। और वो हमारे जहन से निकलेगा नहीं। हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें जहन से निकल जाएं और अपनी जिंदगी को आगे ले जाएं। लेकिन इस किताब में एक जो शुरू में इंट्रोडक्शन में मैंने एक लाइन, कुछ एक पैराग्राफ लिखा है जो मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। प्लीज। It says this book is an attempt to reach out to everyone and share common experiences. Yes. A journey of self-discovery, willpower, small triumphs, and the strength of positive thinking. The battle ahead of us is long, but together we will persevere. Our resilience will bring us back on the path of glory. Something tells me that all of us wrote the future during this unprecedented time. A future where the world would be healed, a future where the coming generation would look up to us as the pioneers of a healed world. आपके पोते पोतियां जब हो जाएंगी तो वो आपको, और फिर उनके बच्चे होंगे तो वो कहेंगे अरे दादा या काका या नाना जी उस जमाने में थे जब ये हुआ था। ये लास्ट टाइम 1918 में हुआ था जब स्पेनिश फ्लू हुआ था जी। और चूंकि तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब ये सब नहीं था, तो इसके कम्युनिकेशन नहीं थे। आज तो जब मुझे मेमोरेबलिया इकट्ठा करने की आदत है। अच्छा। तो मैं पहला मास्क, ये पूरी किताब अपने आप में मेमोरेबलिया है कि आज से 50 साल बाद जब लोग इस किताब को पढ़ेंगे कि अच्छा ये हुआ था, यही हुआ था। इस पूरे दौरान इस अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दोस्त भी चले गए ना। ऋषि कपूर चले गए जिनके साथ मैंने न्यूयॉर्क में पूरा 1 साल गुजारा था, लगातार मिलता था। इरफान खान चले गए। मेरे योगा टीचर, उनके हस्बैंड जो मेरे दोस्त थे दीपक दुग्गल, वो चले गए। अलग अलग रीजन से चले गए। और सडनली वर्ल्ड ओवर में डेथ जो थी वो एक स्टैटिस्टिक्स बन गई रादर देन एक इमोशन, एक सेंस ऑफ लॉस। तो ये आपने शुरुआत में कहा था कि हमारी इस बातचीत का कोई वो नहीं है, कोई एक ढर्रे से नहीं चलना है। तो मुझे लग रहा है मेरे थॉट प्रोसेस इस किताब की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं, और मैं इधर की बात भी कर रहा हूँ, उधर की बात भी कर रहा हूँ, इधर की बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, आप जब ये सब बता रहे थे, आपने जिक्र किया कि जैसे मैं मास्क लेके आता हूँ, और आपने किताब में एक जगह इब्राहिम अलका जी की बताई हुई एक ट्रिक का भी जिक्र किया है, डंकी फेसेस वाली थ्योरी। वो क्या है, जरा बताइए। नहीं, वो कहते थे थिएटर के बारे में ना। जी जी। वो कहते थे कि नर्वसनेस होती थी परफॉर्मेंस करते हुए, जी। बहुत नर्वसनेस होती थी। तो वो कहते थे ऑडियंस में समझ लो सबके गधे जैसे चेहरे हैं, सबके चेहरे पे गधे का मास्क पे लगा हुआ है, अब किस बात का डर है। तो वो मैं कभी कभी जिंदगी में भी इस्तेमाल करता हूँ। थिएटर में तो करता ही करता हूँ। कभी कभी आपका ऐसे लोगों से पहला पड़ता है आप सोचते हैं कि मैं क्यों इस अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट पल को है इस इंसान पर मैं जाया कर रहा हूँ। फिर मुझे सडनली सब कुछ मनोरंजक लगने लगता है। जैसे आज एक बड़ा वायरल हुआ है, एक ऐसी जूम कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो गलती से एक बंदे ने एक फिल्टर ऑन कर दिया कुत्ते का या बिल्ली का। तो लाइव उसमें वो बिल्ली बना हुआ बोल रहा है और बार बार कह रहा है नो नो आई एम रियल पर्सन, आई एम रियल पर्सन। आप कभी देखिएगा
तो जी। ये इट बिकेम सडनली द वेरी फनी थिंग। डॉक्टर अलगाजी साहब ने तो बड़े सारे किस्से हैं। अलगाजी साहब ने तो एक बार मैं ये ऐसी इसका किताब से लेना देना नहीं, बड़ा अच्छा जिक्र है इसका अच्छा किस्सा है कि मैं एक बारी ड्रामा स्कूल में हमें किसी भी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं होता है। प्लीज से इट अगेन। किसी भी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं होता है। कंप्लीटली एग्री। हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि खाना अच्छा हो। ऐसी कोई जनरेशन नहीं है। हम यहाँ एक्टिंग स्कूल चलाते हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, तो हम लंच और ब्रेकफास्ट देते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अच्छा मिले, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में कहीं पर भी अच्छा खाना नहीं खाया। तो और अलकाजी साहब और हमारे ड्रामा स्कूल के जो थे वो क्या करते थे, स्टूडेंट को ही इंचार्ज बना देते थे ओके। कि आज मेस का इंचार्ज इस महीने के लिए ये लड़का है या ये लड़की है। तो उन दिनों अजय गडोडिया करके एक लड़का था, वो मेस का जो बिल्कुल सीरियसली लेता था इस पूरी बात को कि मैं आपका बैच कौन सा था? सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। 1970। 78 अच्छा, ये गोविंद नामदेव वाला बैच भी है मेरा कि गोविंद साथ दादा वाला? गोविंद नामदेव। हाँ। हाँ, गोविंद नामदेव का भी बड़ा जबरदस्त किस्सा है। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, मैं कोई फिल्म देखने गया था, तो दाल देखी मैंने, तो ऐसे मैंने दाल कड़छी से ऐसे की, फिर पत्ता गोभी या गोभी आलू बना था, वो भी कुछ में तरी बनी थी। तो अजय गडोडिया खड़ा था, उसको पता था कि मैं कोई ना कोई टिप्पणी करने वाला हूँ, तो वो पहले से सीरियस चेहरा बना के खड़ा था। तो मैंने पहले तो ये गाना गाया कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, दाल को कड़छी से ऐसे। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तो सब कुछ खत्म हो गया, दही है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा अचार है? कहता नहीं है। मैंने कहा सैलेड है? कहता नहीं है। मैंने कहा जहर है? कहता मैं क्यों, मेरे पास क्यों जहर होगा। एनीवे नेक्स्ट डे मैं स्कूल में था, तो अलकाजी साहब आए। अलकाजी साहब का एक खास अंदाज होता था, वो उनके हॉर्न से हम समझ जाते थे कि किस मूड में। ओके। वो बाहर गाड़ी से हॉर्न बजाते थे, अगर लंबा हॉर्न है इसका मतलब आज तो सर का मूड अच्छा नहीं है। तो मुझे मिले फॉयर में और मिलेगा कम टू माय रूम। मैंने कहा मर गया। मैंने पूरा एक फ्लैशबैक घुमाया कि क्या गड़बड़ की मैंने कल से, आज से, परसों से, तो मुझे कुछ नहीं लगा। तो फिर उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, उसने कहा टेक दिस। तो मैंने पुड़िया खोली, उसमें एक सफेद पाउडर था। कहते हैव दिस, ईट दिस। मैंने कहा क्या है सर? पॉइजन। मैंने कहा व्हाई आर यू गिविंग मी पॉइजन? तो कहते नहीं तुम पॉइजन मांगते फिरते हो ना, तो मैं लेके आया तुम्हारे लिए, खाओ। तो मुझे लगा यार अलगाई साहब इतना तो नहीं कर सकते कि मुझे पॉइजन खिलाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने भी, अलगाई साहब बोले थे, मैं भी एक लवे बन गया, मैंने भी खा लिया। तो ग्लूकोज का पाउडर था। तो मगर मैंने क्या किया, मैंने क्या ऐसे ऐसे किया। बोले आई गिव यू वन टाइट वन, ओके, डोंट डू दिस एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ मी। Certain people don't have a sense of humor, don't use it on those people, so don't ask for this thing। पर मेरे लिए तो एक किस्सा हो गया ना। हम लोगों की कहानियां किस्सा। अब लल्लन टॉप का है, मुझे जो आप जब जिसका नाम मैं सुनता हूँ लल्लन टॉप का, तो मुझे लगता है कि किस्से सुनाने वाली जगह जी। है ना, कि भाई एक किस्से सुना रहे हैं, एक आदमी हुक्का पी रहा है, एक आदमी चाय पी रहा है, एक आदमी पकड़ा रहा है। दैट्स में मैंने आपसे कहा कि आपका मफलर कहाँ है, जी। आपका स्कार्फ कहाँ है। तो ये सारी चीजें जहन में आती हैं, क्योंकि मैंने एज ए प्रोफेशनल तो राइट नहीं की, किताब नहीं लिखी है। इट्स नॉट, सो दैट्स व्हाई नन ऑफ माय बुक्स विल हैव दैट फ्लेवर। हाँ, ये जो है जिस चीज से मैं गुजरा हूं, मैं कभी कभी भूल ही जाता हूँ मैंने क्या लिखा था, लिटरली भूल जाता हूँ, बिकॉज आई एम टॉकिंग देन राइटिंग देन सेंडिंग इट टू माय पब्लिशर्स, और वो बैठ के इसको फिर बनाते रहते हैं। बट इट्स अ ग्रेट प्रोसेस एंड आई एम हैप्पी। मैं उस दिन दिल्ली से एयरपोर्ट से जा रहा था, तो वहां पर वो W.H. स्मिथ का वो लिखा हुआ था, चार्ट बना था, और फर्स्ट नंबर पे मैंने देखी मेरी किताब, मेरी आंख में आंसू आ गए। मेरे पिताजी जब जब उनकी डेथ हुई थी 10 फरवरी 2012 को, तो उसके एक महीने पहले मेरी ये जो पहली किताब थी, योर द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, ये बेस्ट सेलर बन गई। तो मैं बड़ा हंसता खेलता उनके पास गया, मैंने कहा पिताजी अंग्रेजी में मेरी किताब बेस्ट सेलर हो गई है, आप क्या कहते हो? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। तो आई थिंक समटाइम्स आई लाइक द word author attached to an actor with me. Anupam Kher
एक्टर, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं नाविका के साथ शो कर रहा था, उसने मेरा नाम बोला गुरु खेर, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरु खेर मुझे बोल। तो ये सब नई नई चीजें हैं। आई थिंक छोटे शहर से आने के फायदे ये होते हैं कि आपका सेंस ऑफ एक्साइटमेंट जाता नहीं है। आप ऑथर और एनएसडी डेज का जिक्र कर रहे थे, हाउ वाज इट? आप, सतीश कौशिक, करण राजदान, गोविंद नामदेव, नामदेव, वहां तब आप लोग कुछ लिखते थे, कुछ जो टेक्स्ट मिलता था, या अपना डिप्लोमा वाला थिएटर कर रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्टिंग या गाने कुछ, तब ऐसा मैं ख्याल आया था कि लिखना भी है, या ये एक नहीं सहज क्रम में हो गया? नहीं, मैं मुझे लिखने में, मेरे को एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, एक्टिंग ही करता था मैं। सतीश कौशिक पोस्टर बनाते थे। ओके। सतीश कौशिक, हम बड़ा फिल्म, हमारा बड़ा फिल्मी बैच था। कविता हम्म चौधरी, मैं, आनंद देसाई, सुहास कांडके, गोविंद नामदेव, हम्म सतीश कौशिक, करण राजदान, हम बड़े फिल्मी थे। तो सतीश कौशिक, उन दिनों एक फिल्म थी वेजेस ऑफ फियर, एक फिल्म थी। तो जी। उसने सोचा था कि इसका मैं अगर हिंदी में इसकी कास्टिंग होगी तो कैसी होगी। तो उसने उसका तो पहले किताब, फिल्म का नाम रखा डर की तनख्वाह, लिटरल ट्रांसलेशन था। और ओके। वो क्या लिखते थे, डायरेक्टेड बाय सतीश कौशिक, स्टारिंग अनुपम खेर, आनंद देसाई वगैरह वगैरह। बट बहुत इंटरेस्टिंग बैच था हमारा। मैं एक बार प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाया था। अलकाजी साहब का एक और किस्सा है। हम्म मैं किसी कारणवश में एक रिश्ते में इन्वॉल्व था, तो उसमें मैं प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था। और अलकाजी साहब ने कह दिया था कि अगर कल आप, सेकंड ईयर में, अगर कल आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करके नहीं आए तो स्कूल छोड़ दीजिए, मुझसे डिस्कशन भी मत करिए, या तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप ISBT बस स्टैंड पे होने चाहिए। पर ये मैंने 1:30, उनकी क्लास 2 बजे होती थी, तो मैंने उनसे सबसे हाथ भी मिला लिया क्योंकि मैं नहीं कर पाया था। और सतीश कौशिक को मैंने कहा था तू मेरा प्रोजेक्ट कर दे, तो उसने कहा मैं अपना करूंगा या तेरा करूंगा। नामदेव से मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो बेचारा खुद अंग्रेजी और हिंदी में मेरे इतना कमजोर था, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में। तो इस उधेड़-बुन में अलकाजी साहब आ गए सडनली, तो मेरे को स्कूल छोड़ने का मौका नहीं मिला। तो आगे मैं बैठ गया, मैं 5वें नंबर पर बैठा था, और आते ही गुस्से में उन्होंने पूछा, आई विल, हैज एवरीबॉडी डन द प्रोजेक्ट? तो सबने हाँ बोल दिया, और मैं भी चुप रहा। मैंने कहा अब तो आ गए, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो कहता नो, आई एम गोइंग टू आस्क इंडिविजुअली, हैव यू डन योर प्रोजेक्ट? तो अब आप गर्दन को नोट करना। आनंद देसाई, आई हैव डन सर। नामदेव, आई हैव डन सर। सतीश कौशिक, आई हैव डन सर। कविता चौधरी, आई हैव डन सर। अनुपम खेर, आई विल डू सर। और वो आगे निकल गए, बोला मैंने आई विल डू था। और सबने मेरी तरफ देखा और सबने कहा कि वाह, और मैं बच गया, और मैंने जल्दी से लिख के कॉपी में डाल दिया। उसके कुछ 10-15 साल बाद, सुनिए, गुरु गुरु होता है, अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अलकाजी साहब ने कहा कि अब तुम फिल्म स्टार बन चुके हो अनुपम खेर, चलो अब तुम मेरे साथ बियर पियो। तो हमने पहलगाम की नदी में बियर की बोतलें ठंडी करते हुए, मैं, मेरे 1-2 दोस्त और अलकाजी साहब और उनके साथ उनकी दोस्त, और बैठे, और मुझे लगा आज मौका है बेटा अनुपम खेर से अलकाजी साहब को बोलने का कि एक दिन मैंने आपको बेवकूफ बनाया था। तो मैंने कहा अलकाजी साहब, मैं बुरा ना मानिए, कुछ कहूँ आपको? बोले हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने कहा सर, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर वन डे आई मेड ए फूल ऑफ यू। तो मुझे कहते हैं आई विल डू सर। वाओ। मतलब मेरे रोंगटे मेरे आंखों में। मैंने कहा मतलब? कहता आई न्यू इट अनुपम, आई डिडंट वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द स्कूल, व्हाट डू यू थिंक आई डिड नॉट नो इट? ये होता है गुरु, वरना तो मुझे सबने बाय बाय नमस्ते कर दिया था। एक गोविंद नामदेव आपके मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। गोविंद नामदेव की सिलेक्शन हुई थी कबड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोविंद नामदेव आई थिंक इंडिया की टीम में या दिल्ली की टीम में कबड्डी खेलते थे, बट दिल्ली दिल्ली की तरफ से 2 स्कॉलरशिप मिलते थे। जी। तो गोविंद नामदेव को मिल गया था। तो पहले दिन टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा था, हम सब दोस्त आपस में मिल रहे थे, पहली बार। या नामदेव, मैंने एक एक्टिंग का पीस करके दिखाया, आनंद देसाई ने कुछ गाना करके दिखाया, सतीश कौशिक ने कुछ और। तो नामदेव को कहा कि अब तुम दिखाओ अपना कर्तव्य। उसने कहा मैं भी गाना गाता हूँ ना। कबड्डी के प्लेयर का सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि वो कितनी देर तक अपना सांस रोक सकता है। जी। तो नामदेव जी ने गाना शुरू किया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। अब हम बैठे हैं सुन रहे हैं, अब आई अगली लाइन, तुमरे द्वार का मैं हूं जोगी। मैं जाके अपनी लाइब्रेरी से किताब इशू करा लाया, वो लगा भाई। आनंद देसाई बाथरूम होके आ गया, सीधा बेहोश हो गया, क्योंकि उसने इतनी देर तक सांस रोका कि सडनली
पानी वानी पिलाना पड़ा, उठ के फिर कहता नहीं 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 नहीं, हो गया, वो खत्म हो गया, तू बेहोश हो गया था भाई। तो इसका हमें जिक्र करता। बट नामदेव ने मेहनत करके, कोई भी इंसान एक्टर कैसे बनता है, बन सकता है इतना बढ़िया, इसका प्राइम एग्जाम्पल गोविंद प्रसाद नामदेव है। That's why I think I always say in my acting school that acting can be taught. लोग बहुत बोलते हैं ना, अरे एक्टिंग तो अंदर से होती है, कुछ अंदर से नहीं होता। He is the best example. लगता है चलिए, गोविंद से अब दुनिया के गोविंद से दुनिया के ऊपर वाले भावातीत गोविंद की तरफ चलते हैं। एक बड़ी दिलचस्प पंक्ति है इसमें, फाइंडिंग माई फैमिलियरिटी इन द अनफैमिलियर में। The only thing that this pandemic had not changed was the smiling face of my gods. पूरे एटमॉस्फेयर से, ना न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, ना बॉम्बे एयरपोर्ट पे, ना पूरी 16 घंटे की जर्नी में मुझे फिजिकली कोई स्माइलिंग चेहरा दिखाई नहीं दिया। ना घर के पहले, ना घर पहुंचने के बाद। जो डोमेस्टिक हेल्प थी उन्होंने भी, सबके मास्क ढके हुए थे, चेहरे ढके हुए थे। और जब घर पहुंचा तो मैं जाकर हमेशा अपना माथा टेकता हूँ मंदिर में, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मंदिर है, भगवान सब मुस्कुरा रहे। तो फिर लगा कि यार ये ठीक ही कर देंगे सब कुछ। इट्स अ सिंबॉलिक थिंग टू थिंक। बट ऐसी सिचुएशन में जब आदमी घबराया होता है और फेमिलियर चीजों देखना चाहता है ना, फेमिलियर, आप नीचे हमारे वो एक रानी करके डॉगी है, वो भी थोड़ी सी भागी हुई थी इधर उधर, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, दुर्गा माता, हमारे गुरु जी, जो भी बहुत सारे भगवान है मेरे मंदिर में, वो सब मुस्कुरा रहे। तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा। The smiling faces of the gods were a blessing. और इंटरप्रिटेशन देना चाहता है ना इंसान, वो सब ऐसा लगता है कि सब कर रहे थे, हो जाएगा सब ऐसा। आई थिंक एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज लिविंग इन शिमला, तो हम बहुत सारी इमेजिनेशन हो जाती है ना, पहाड़ में रहने में, छोटे छोटे पगडंडियों में रहने में। इट गिव्स बर्थ टू इमेजिनेशन। अब कंक्रीट में क्या बर्थ होगा? एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, एक बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, एक सड़क ऐसी है, एक फाटक ऐसा है, इधर नहीं है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट gave me strength, or that's what is referred in the book. Then comes 11th of July. जब आपको पता चलता है कि दुलारी आंटी, आपके Yes, कदर राजू, that was frightening. So हम माँ 8-9 महीने से लिफ्ट तक भी नहीं गई थी, और मैंने जाना शुरू कर दिया था 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद माँ को मिलने चला जाता था। और हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा राजू ने कहा था कि मैं किसी शूटिंग पे, 1 दिन की शूटिंग निकली है, वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस, मैं जाता हूँ वापस आता हूँ। मेरी माँ अपने लिवर के पास दर्द की वो हमेशा क्या नाम इसका शिकायत करती थी। और तब तक ये पता नहीं लगा था कि भूख ना लगना भी जो है वो भी एक कोविड-19 का एक सिम्टम है। हमको लगता था कि खांसी होगी, जुकाम होगा, चेस्ट में कंजेशन होगी, बट भूख ना लगना तो हमें पता। हमारी माँ बोलती रहती थी भूख नहीं लगी। तो एक दिन हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे भाई ने, कि इनको लेके इनका ये सीटी स्कैन तो करा ही देते हैं, ये यहाँ पर जो कि काफी बड़ी उनकी सिस्ट है शायद। तो मैं निकली तो माँ, बिकॉज दोनों बेटों के साथ घूम रही थी, पहली बार गाड़ी में आसपास हम बैठे थे, तो उसने कहा मुझे अभी फोन की क्या ले जाने की जरूरत है। और वो ऐसी सड़कों को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार जंगल से निकलकर बाहर आई हैं। और हम उनको लेके, वी वर वेरी हैप्पी, और हम लेके गए उनको सिटी स्कैन कराने। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप बैठिए। वहाँ पे सब लोग बड़े घबराए हुए थे कि वी हैव टू बी केयरफुल, सोशल डिस्टेंसिंग। वो अंदर लेके गया तो उसी समय बाहर आया हो गया था कि जी वो सिस्ट तो बिनाइन है, कैंसरस नहीं है, मगर इनको कोविड-19 है। अब उस समय वो बोला जाना was much more impactful than anybody having cancer. और उन्होंने कहा कि इनको अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ से तो अभी घर तो ले जा नहीं सकते। तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया कि हम दोनों साथ में हैं, मेरा भाई तो साथ में रहता है, मैं भी रेगुलरली मिलता हूँ, तो हम भी तो चेकअप करा लें अपना। तो हमने माँ को बिठाया, और माँ को समझ गया कि क्या हो रहा है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं बार बार। पर हमने कहा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, ये भी ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो पता ही नहीं था कोविड का कुछ हो, पता लगा।
राजू ने अपना टेस्ट कराया, वो भी कोविड पॉजिटिव, मेरा टेस्ट आया नेगेटिव। फर्स्ट थिंग आई फेल्ट वाज गिल्ट। फिर मैंने राजू को कहा कि तुम अपने घर वालों का भी करा लो, तो उनकी वाइफ का भी, रीमा का भी, और उनकी बेटी वृंदा का भी, और उनके बेटे का नेगेटिव। अब सबसे बड़ी मुश्किल बात थी कि 11 जुलाई की बात है कि हमको माँ को सीधा इस सिटी स्कैन सेंटर से हॉस्पिटल लेके जाना था। ना उनके पास कपड़े थे, ना उनका फोन था, ना उनके पास चप्पल ठीक थी, ना ये था, वो तो ऐसी आ गई थी। और उससे बड़ी बात ये थी कि राजू को अपने घर पे क्वारंटीन करना था और मुझे उनको इमरजेंसी वार्ड के बाहर छोड़ना था, क्योंकि हॉस्पिटल में और कोई अलाउड नहीं थी। एंड वी डिडंट वांट टू टेल हर दैट शी हैज कोविड, बिकॉज रोज रात को टीवी पर सिवाय उसके और कोई न्यूज ही नहीं होती थी। और माँ को लगता है कि मेरा बेटा अनुपम खेर है, तो मेरे को तो हॉस्पिटल में बेड तक छोड़ के आएगा, और इसको सब जानते हैं, सब इससे फोटो खिंचाते हैं, सब इससे ऑटोग्राफ लेते हैं। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अनुपम खेर, वी हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी एंड माय ब्रदर। और मैं सोशल वो नीचे इमरजेंसी वार्ड पे छोड़ के गया, और वो मेरी तरफ देख रही थी। शी वाज ट्राइंग नॉट टू हैव दैट एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। माँ का यही तो माँ और बाप की खासियत होती है, वो कितनी परेशानी में हो, बच्चों को नहीं बताना चाहते कि हम तुमको छोटा महसूस कराना चाहते हैं या क्या कर रहे हो। दैट वाज अ वेरी 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 सैड एंड हेल्पलेस डे। वो हेल्पलेस ही कहूंगा मैं इसको, सैड से ज्यादा हेल्पलेस था, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते थे। तो ले गए उनको, फिर उसके बाद आइसोलेशन। तो फिर मैंने अपने सारे दोस्तों से वीडियो बनवाया और उनको नेक्स्ट डे डॉक्टर को बोला था दिखाने के लिए। We try to keep our mother as entertained और as busy as we can, but जिस दिन उनको डिस्चार्ज मिल रहा था, उस दिन मैंने अपने भाई को कहा कि यार मम्मी को बोलते हैं 1-2 दिन और रुक जा। मैंने ऐसे ही बोला उनको फोन पे कि आप 1 दिन और रुक जाओ, क्योंकि आप सिर्फ 10-12 दिन ही रहे। तो वो बहुत गुस्से हो गई। उसने कहा कल तू मुझे 5 बजे तक नहीं लेने आया, मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से टैक्सी लेकर, तब तक राजू के घर का दरवाजा खटखटाती रहूंगी जब तक वो खोलेगा नहीं। मैंने कहा मम्मी अभी निरूपा रॉय बनकर मत करो एक्टिंग, मैं आ जाऊंगा लेने आप। जब मैं गया और तो मैं 3 बजे ही चला गया था, तो बिल्कुल अपना बैग लेकर तैयार थी। मगर जो उन 7-8 दिन या 11 दिन आई थिंक वो वहां रही थी, जो हमारे मन में चला था, जो उनके मन में चला था, कैसे उसमें मुझे आपने लिखा है डिटेल में कि हर कॉल करने के पहले ऐसे दुखी, फिर आई एम टेलिंग माई सेल्फ अनुपम डोंट कुक अप स्टोरीज। एग्जैक्टली ये सब चलता था ना, बिकॉज पहली बात तो अपने आप को शांत करना पड़ता था। फिर वो सुनता उनको कम है थोड़ा सा। फिर उनका वो वाला फोन है जिसमें ना कैमरा है ना कुछ है, सिर्फ बटन दबा सकते हैं। कभी सुनती थी कभी नहीं सुनती थी। उससे पहले दिन गिर गई थी वो दूध का गिलास रखने के लिए। वो फिर पर स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है सौरभ? देखिए स्ट्रेंथ मिलती है बाकी लोगों से। मैं जब नीचे फॉयर में, हॉस्पिटल फॉयर में बैठा वेट करता था कि कहीं कुछ ना हो जाए, मैं 2-3 घंटे बैठता था वहां पर। तो एक दिन एक महिला आई और मेरे साथ एक सीट छोड़कर बैठ गई। उन्होंने कहा कि वो भी परेशान लग रही थी, मगर बोली कि आपकी मदर ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र मत करिए, मुझे पता है कि ठीक हो जाएंगी। सर आप यहाँ क्यों आई हैं, कैसे आई हैं? मेरे हस्बैंड का लिवर का मेजर इशू है। तब लगा कि यार दुनिया में देखो कितनी अच्छाई है, लोग अपनी परेशानी भूलकर मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक हो जाएंगी आपकी माता जी। सो देयर इज, आई ऑलवेज ट्राई एंड लुक फॉर गुडनेस इन एवरीथिंग। तो वो गुडनेस की वजह से ही होता है। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने नजदीकी लोगों को खो दिया, मगर आप जो ढूंढना चाहते हो वो आपको मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो आशा, उन दिनों आशा की किरण, उम्मीद, होप, जो भी आप उसको नाम दे दो, वो ढूंढना बहुत जरूरी था। Yeah. When I think about it, that I really shudder about And how was it when she was back after it. becoming a corona warrior? तो हमने डिसाइड किया कि उनकी एक रूटीन है, वो सुबह 6:30 बजे उठ के चाय बनाती हैं। अब चूंकि सिर्फ मेरा भतीजा था प्रणीत, जो Man of the house at that moment. he became from the boy to the man. अच्छा लगा मुझे, आपने मेरी किताब बड़े पूरे चाव से और ध्यान से पढ़ी है। दैट्स वंडरफुल। तो हम नहीं चाहते थे कि वो उठें और सुबह ये सब करें। तो पहले तो उनको समझाया कि आपको कोविड हो गया था, उनके निकलने के बाद समझाया। फिर उनको कहा कि आप बाहर मत निकलना, आपको क्वारंटीन करना है, 15 दिन घर पे रहना है।
बट शी टोल्ड मी दैट मुझे पता था मैं तो घर आ जाऊंगी, क्या परेशानी, तुम लोग क्या क्यों परेशान होते हो, तुम आपस में गुजर गुजर मत करा करो, क्या तुम आपस में गुजर गुजर करते हो, मेरे बारे में करते हो, मुझे पता है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको आदत है वो साफ कर देंगी, कुछ गिलास रख देंगी, कुछ ये कर देंगी, तो हमको टेंशन थी कि उनको वैसा नहीं करना चाहिए, बट शी इज बैक टू नॉर्मल। उसके बाद उनको परेशानी अभी थोड़ा सा, अभी मैं अभी दोपहर को गया था तो गले में उनके खराश ही रहती है, तो मैंने उनको कहा कि ये गार्गल्स करो, तो मुझे कहती है तू पैदा हुआ था मेरे से या मैं तेरे से पैदा हुई हूँ, कहती मुझे नहीं पता होगा कि गार्गल्स करने चाहिए, पर कुछ हो नहीं रहा ना उनसे, फिर मैंने उनको कंटील ला के दी, मैंने कहा इसको खाओ, तो वो आई थिंक शी इज अ इंटरेस्टिंग पर्सन टू बी विद, एंटरटेनिंग है। रंगा खुश। रंगा खुश, हाँ हाँ, मैंने उनसे पूछा, हमारे वो जोगिंदर की फिल्म थी ना, जब हमारे फैमिली में कुछ इस तरह की बात होती थी तो कोई आदमी खुश हो जाता तो उसको पूछते थे रंगा खुश, वो भाई जवाब दे के बोली एकदम खुश, मैंने कहा चलो ठीक है, आ चलो आ जा। उनकी उनकी टांग में एक पूरी स्टील की रॉड है, she has had lot of problems in life, but she's the bravest person on earth. And Raju sir, he was also battling this, and he's a cancer survivor. बिल्कुल। राजू को हुआ था, जिस दिन मुझे पद्मश्री मिला था शायद उसी दिन मैं अमेरिका में था और अपना लंदन में था, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। 8 बजे शायद मुझे पद्मश्री की खबर मिली थी किसी से, और एक होम मिनिस्ट्री के किसी बंदे ने फोन किया था, और 12 बजे करीब राजू ने मुझे कहा कि वो जो मेरे यूरिनरी ब्लैडर में जो सिस्ट है दैट इज नॉट बिनाइन, दैट्स कैंसरस, और मुझे ये हुआ। मैं ऐसे था, जब मैं उससे बात कर रहा था मैं ऐसे था, हाँ अच्छा अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे मैं 3 दिन तक सीधा नहीं हो सका, ऐसे था मैं, मुझे शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी और ऐसे मैं 3 दिन तक था बिकॉज आउट ऑफ शॉक, बट ही इज अ सर्वाइवर नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी, गॉड गिव हिम लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, ही इज विदाउट हिज यूरिनरी ब्लैडर, बट ही इज, इस पूरे चीजों का श्रेय है कि आप किस हालात में बड़े हुए हैं, किस परिवार में बड़े हुए हैं। हम जिस परिवार में बड़े हुए, हम गरीब थे मगर खुश थे। तो दादाजी को मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा दादाजी इतने गरीब हैं, हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो यही रवैया रहा है, यही चीज रही है, और आई विश हम ये बातें अपने बच्चों को दे पाते। आई डोंट थिंक वी हैव बीन एबल टू डू दैट बिकॉज दैट इज नॉट द एटमॉस्फेयर टुडे, बट he is brave and he's a brave boy. आप जब ये सब बता रहे थे तो जो आप दुलारी रॉक्स वाले वीडियो करते हैं उसमें राजू सर आराम से लेटे हैं, आंटी कुछ कुछ कमेंट कर रही है, फिर वो आराम से जवाब दे रहे हैं। हाँ। 2 मोमेंट्स हैं इस किताब के जो ऐसे जहन में अटके रहे कि कितना, जैसे आपने कहा ना, दादाजी ने कहा कि खुश रहना सबसे आसान विकल्प है, एंड देन फिर एक जैसे वो कर्व कंप्लीट होता है जिसमें आप पूछ रहे हैं आंटी से कि अब आपको कुछ चाहिए, एंड शी से हाँ, शिमला में घर बनवा दे। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब वो तो कमाल था। आज से 6 साल 5-6 साल पहले ऐसी मैं टीज कर रहा था मम्मी कि अब माँ पिताजी के जाने के बाद हमारे साथ रहती है, बच्चे हम उसका ध्यान रखते हैं, जो उसको चाहिए हम ला के दे सकते हैं। अब हमें पता है कि वो कितना ही मांग सकती है, हमें पता है कि इतना ही मांगेगी, इससे ज्यादा वो, उसमें भी वो कन्वेंशनल तरीके से मांगेगी। मैंने सोचा, मैंने कहा बड़े मूड में था, मैंने कहा क्या चाहिए बताओ, वो थी शिमला में घर। हम तो शिमला में रहते नहीं है, अभी पिताजी के जाने के बाद हम कहते नहीं, मैं पूरी जिंदगी वहाँ किराए के मकान में रही हूँ, और मेरा ये हमेशा रहा है कि मेरा उस जगह पर चाहे एक ही बेडरूम का घर हो मगर लेना चाहिए। आई लुक्ड एट माय ब्रदर से, क्या मतलब इस तरह की बात, वहाँ मैंने कहा अब रहोगी कब वहाँ? कहती मैं जाऊंगी वहाँ 2-3 महीने के लिए रहूंगी, मेरे कुछ रिश्तेदार आ जाएंगे, मेरी सहेलियां हैं वहाँ पर। तो हमने उनको फिर घर ढूंढने गए हम, तो जो फिर बहुत सारे घर ढूंढे, तो मैंने ब्रोकर से कहा था कि किसी को बोलना मत कि अनुपम खेर के लिए ढूंढ रहे हैं, बोल देना कि किसी के लिए ढूंढ रहे, मेरी बात कर। तो एक घर उन्होंने देखा जिसमें 6-7 बेडरूम थे, मगर एक अलग से बेडरूम था और उसकी एंट्रेंस अलग से, तो वो उनको पसंद आया।
और फिर मैंने गुप्ता जी को, उनका जो जो उसके ओनर थे, तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ बड़ी जानी पहचानी है जो आप फ़ोन पे जो बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, आपको ऐसे लग रहा होगा। तो कहता आपका जज्बा मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी माँ के लिए ले रहे हैं, तो मेरी माँ भी यहाँ इस घर पे रहती थी, तो मैं आपको 25% डिस्काउंट देता हूँ इसी बात को लेकर। थैंक यू। तो मैंने कहा पर मुझे पूरा घर चाहिए। तो पूरा चाहिए? हाँ, माँ को देना ही लेके ही देना, तो बड़ा घर लेके देते हैं। तो जब मैंने माँ को बताया तो वो गुस्से हो गई। शी गॉट वेरी अपसेट कि मेरे को इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, तुम पागल हो गया, बिजली का इतना खर्चा आएगा, यहाँ पर पानी का इतना खर्चा आएगा, तुम दिमाग तुम्हारा खराब है, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पर, मुझे नहीं पसंद। बहुत बहुत अपसेट हो गई। तो मैंने कहा इसको नहीं, अभी देखो, लेना तो पूरा लो, नहीं तो मैं नहीं ले रहा हूँ मैं आपके लिए। तो बड़ी उदास, दुखी हो गई मुझसे, चिढ़ गई मुझसे। तो फिर वो मकान मालिक को मैंने कहा कि, उन्होंने कहा जी पर आपकी आवाज पहचानी क्यों लग रही है? तो मैंने उनसे बताया कि मेरा नाम ये है। तो कहते अल्लाह, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, 40% डिस्काउंट पे घर ले ली। He had to leave that place and that today, उनको इस बात का बड़ा दुख है कि वो एक साल नहीं जा पाए, इस साल नहीं जा पाए। अभी मुझे आज बोल रही थी कि मैं मार्च के फर्स्ट वीक चली जाने वाली हूँ वहां पर। She feels a sense of ownership of something in life. तो एक निम्न वर्गीय परिवार की या एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक हाउसवाइफ पूरी जिंदगी अगर एक किराए के मकान में रहती है, तो उसको लगता है कि कहीं ना यार, कहीं मेरा एक अपना घर होगा। तो उनकी कितने सालों के सपने होंगे जो उन्होंने जोड़ के रखे हुए हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट वी मैनेज टू, हमने उस पर उसका नाम, घर का नाम भी रखा है खेरवाड़ी पुष्कर और दुलारी की कुटिया। तो ये हमने उसका नाम रखा है। वक्त की कमी है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि जितना भी वक्त है हमारे पास, 2 बिंदुओं पर आपसे जरूर बात हो। एक स्टेइंग कनेक्टेड और एक व्हाट ट्रूली मैटर्स। मुझे लगता है कि इस किताब के सार को है, और इसमें स्टेइंग कनेक्टेड में, फाइटिंग अवर इनर डिमंस में, इन सब की बात करते हुए आप कुछ बड़ी काम की सलाह देते हैं। जैसे एक काम की सलाह जो मैं मानता भी हूं और आपकी जानिब दोहराना चाहता हूं, लिमिट द अमाउंट ऑफ न्यूज यू वॉच। जी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जी, मैंने 5-6 साल पहले न्यूज देखना बंद कर दिया और अखबार लेना बंद कर दिया। मैं रोज रात को सोता था और स्ट्रेस में सोता था, क्योंकि और रोज सुबह उठता था और दिन की शुरुआत ही टेंशन से होती थी, क्योंकि हमारे पास 25-30 चैनल होंगे। 25-30 चैनल में हर 15 मिनट बाद एक ब्रेकिंग न्यूज होती है, और ब्रेकिंग न्यूज कभी अच्छी चीज के बारे में होती ही नहीं। सुबह अखबार में जो जब हम छोटे थे 8वें या 10वें पेज पे होता था जो खबर, अब वो फ्रंट पेज पे होती है। सो यू आर मेड टू फील दैट यू आर लिविंग इन अ डेंजरस वर्ल्ड, जहां कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जहां सब कुछ आपको एक डरे हुए माहौल में बनाया जा रहा है कि देखो यहाँ पर डकैती हो गई, यहाँ पर रिश्वतखोरी हो गई, यहाँ पर मर्डर हो गया, यहाँ पर रेप हो गया, या पॉलिटिकल बहस चल रही है, या मार धाड़ चल रही है। तो क्यों मैं इस तरीके, जो आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप तक पहुंच जाएगी। मैंने तो फोन में नोटिफिकेशंस भी नहीं, कोई किसी ना सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन है, बट आई लाइक टू स्टे कनेक्टेड। पर जो इम्पोर्टेंट, मैं पहले एक न्यूज पोर्टल को फॉलो करता था जो जिसका आ जाता था एक उठ के, मैंने वो भी बंद कर दिया। तो क्यों हम हर चीज को अगर हम आराम, बिकॉज हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ एक भी सेकंड के लिए हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं है। इस पेंडेमिक ने यही तो किया, हमको अपने आप से मिलवा दिया, हमको एक पॉज की अहमियत का एहसास दिला दिया। टाइम विद फैमिली एंड मी टाइम, नेचर। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं कर रहे। बड़ा एक किसी ने अच्छा बोला कि सामूहिक रूप पर एक मेडिटेशन हुआ है। मेडिटेशन क्या होता है कि आप अपनी सांस को नोट करते हैं। आपके पास इतना टाइम था कि आपने, पूरी दुनिया ने अपनी सांस को नोट किया। और मुझे इसीलिए लगता है कि वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू बी इन। तो ये हमको फैसले खुद ही लेने चाहिए। ये रोमांच जो न्यूज देखने का, आई नो दैट बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम अजीब बात करते हो, क्यों नहीं न्यूज देखनी भाई। मैंने कहा नहीं, बट इट्स इफ यू कैन टेक इट, व्हाई नॉट। इफ यू वांट पीस, देन अवॉइड इट। एक आपने कैथारेटिक परफॉर्मेंस का जिक्र किया है फॉर थिएटर जूम इज द न्यू रूम में, डेड्रे फेल का एग्जांपल देते हुए, और इस तरह के कई एग्जांपल हैं। ये मैं आपसे सवाल पूछने से ज्यादा अपने दर्शकों को बता रहा हूँ।
एक उदाहरण जो शायद मुझे ऐसा गुमा है कि मैं अपनी जागृत अवस्था में आखिरी सांस तक ले जाऊं, वो है फ्रॉम दैट रोमन एरेना, मोमेंटो मैरी। वो अद्भुत चीज है कि हमें पता नहीं चलता कब गुरूर, कब मैं, कितना घेरता जाता है, घेरता जाता है, घेरता जाता है। हमें लगता है हम लगातार अपने आप को मांझ रहे हैं, पर फिर भी कलई कलुषित होती रहती है। वो एक बता दीजिए। When Roman generals returned from victorious campaigns, they had a slave standing next to them in their chariots as they did a victory lap around the stadium in front of the emperor and jubilant crowds. The slave's job was to mutter two words, memento mori, in the ear of the general, which means you are mortal. It was an institution created to keep the general's pride in check. Genuine friends understand our silence, our moods, and our pain, but most importantly, we need them to whisper the magic words, memento mori, through life. And I think you would agree when I say that we especially need them during these COVID times. Memento mori तो जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अनुपम जी, आप किताब वाला में हमारे साथ जुड़े। योर बेस्ट डे इज टुडे। मैं आपको एक छोटा सा कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं इस तरह की जो सो कॉल्ड जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक है, मोटिवेशनल बुक्स है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। मुझे बहुत वो लगता है कि टोटली एग्री विद यू। हाँ, तो फिर मुझे ये हुआ कि ये इंटरव्यू करना है और मैं बिना किताब पढ़े इंटरव्यू नहीं करता हूँ। ये इतनी मेरी अपनी ईमानदारी है पेशे के लिए। तो मैंने पढ़ी और फिर मैंने इसकी कई चीजों का जिक्र किया, तो मुझे लगा कि पढ़ी जा सकती है कभी कभार, खास तौर पर जब मुझे आपकी हिचकिचाहट में मजा आ रहा है। चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखिए और दुलारी आंटी का और भी ज्यादा ख्याल रखिए। और प्लीज जब वो पहली दफा खेरवाड़ी में जाएं तब वहां का एक वीडियो हम तक जरूर पहुंचे। 100%, और अपना घर वालों को मेरा प्यार दीजिएगा। मुझे आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है, बिकॉज यू आर वेरी डिफरेंट पर्सन, यू आर अ ग्रेट लिसनर, यू आर अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट। आपका बात करना, आपको लगता है कि बात करनी ही चाहिए, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अपना ख्याल रखो दोबारा। थैंक यू सो मच। अच्छा, किताब वाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किताबें जरूर पढ़िए, ये आपको बेहतर इंसान बनाती है। शुक्रिया।